गुलाबी रुत सुर्ख फूलों की। सॉरी, मुझे होमवर्क करना है। आजकल वर्किंग टाइमिंग बहुत टफ जा रही है, इसलिए यहाँ आकर भी होमवर्क करना पड़ता है। उसने बड़ी आसानी से उससे जान छुड़ानी थी। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? फरा बेगम निम्रा की जानिब देखते हुए इस्तफसार करने लगी, जो मुंह बनाते कमरे में आई थी। उमर को नामालूम क्या हो गया है। पहले तो बड़े शौक से मेरे साथ बाहर जाते थे, मगर अब कुछ दिनों से लिफ्ट ही नहीं देते। आज भी काम का बहाना करके चले गए, जैसे पूरी फर्म को तनहा ऑपरेट कर रहे हैं। वो इंजीनियर है, बड़ी जिम्मेदारी है उस पर। कुछ दिन सब्र करो, वो तमाम वक्त तुम्हारे लिए ही निकालेगा। उन्होंने करीब पड़े कपड़ों के ढेर में से कुछ सूट अलहदा करते हुए तसल्ली दी। मालूम नहीं वो वक्त कब आएगा। वो बेड पर नीम तराश होकर बोली, बहुत जल्द, मुझे पक्का यकीन है। जिस हिसाब से वो तुम्हारे साथ रहता है। माँ की बात पर उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये पुराने कपड़े क्यों निकाल कर बैठी हैं? समरा आई थी तो कह रही थी, इस मनहूस के कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। घर जाकर आतिफ बातें कसते हैं कि हमने उसे नौकरों से बदतर हुलिये में रखा हुआ है। इधर उमर भी उसके बारे में जान चुका है। किसी न किसी तरह उससे सामना होने का इम्कान रहता है। यही सोचकर मैंने अपने कुछ सूट निकाले हैं बेटा। ये दामादों के साथ बड़ी तोताचशम होती है, ज़रा ज़रा सी बात पर आंखें बदलने लगती है। बहुत सोच समझकर उनसे ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ते हैं। ये आतिफ भाई का नवाबीपन मुझे एक आंक नहीं पाता। खाने पीने के इतने शौकीन हैं, हर चीज़ खाते हैं और साथ में नुक्स भी निकालते हैं। अब क्या करें, बेटी दी है तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे। वो चंद सूट्स उनमें से निकालते हुए बोली। हॉल रूम में दर्स का प्रोग्राम हो रहा था। फरा बेगम खुश मिजाजी, खलूस और मुरव्वत, रवादारी और इज्जो इनकसारी की मुजस्सम सूरत बनी बैठी थी। बहुत अच्छा बयान किया था उन्होंने। यतीमों बेवाओं के हकूक़ पर तमाम ख़वातीन मुतासिर हुई थीं। वो आकर बैठ गई थी। दूसरी खातून शरई पर्दे पर बयान शुरू कर चुकी थी। रशीदा सबको चाय सर्व करके वहीं बैठी सुन रही थी। किचन में रबीका रात के खाने की तैयारियों में लगी हुई थी जब उमर वहाँ दबे कदमों दाखिल हुआ था। रबीका ने उसे देखकर सिंक में चिकन धोते हुए बोलना चाहा था, मगर इससे कबल उमर कह उठा, ओह आप, क्या चाहिए? आप अपने कमरे में जाएं, रशीदा ले आती है। यही कहने वाली थी ना आप? वो सीने पर हाथ बांधकर उसके अंदाज में बोला था। अंदाज संजीदा मगर आंखों में शौक थी, लेकिन रबीका उसके अंदाज पर मुस्कुरा भी ना सकी, सिर्फ दांतों से होठ काट कर रह गई। जी, चाय पियेंगे आप? रबीका के लहजे में नापसंदीदगी दर आई थी। अगर यहीं बैठकर चाय पीने की इजाज़त दें तो वो। आप कहाँ जा रही हैं? जवाब में रबीका ने उसके आगे चाय का मग रखा और ख़ुद किचन से बाहर जाने लगी तो वो इस्तफसार कर बैठा, आप यहाँ बैठेंगे तो मुझे बाहर जाना होगा। ऐसा क्यों? आप खुद को इतना अलग थलग क्यों रखती हैं? निम्रा भी इस घर में आपकी हम उम्र है। वो बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है, फिर आप क्यों होल में बंद होकर रह गई हैं? निम्रा इस घर की बेटी है और मैं बहू, बल्कि कुछ नहीं हूँ। आप अपनी सोच को बदलें, बहुत कुछ है आप। उमर साहब, आप अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके धीमे अंदाज में सख्ती दर आई थी, जबकि उमर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट। थैंक गॉड आपको बोलना आता है, वरना मैं समझ रहा था आपको डरने खौफजदा होने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो चाय के सिप लेते हुए बोला। वो खामोशी से किचन से निकल गई। उमर मुस्कुराता रहा। फिर अमूमन वो उसे मौका देकर बहादुरी और जिंदा दिली की तरगीब देने लगा था, और वो जो शुरू शुरू में उससे डरती थी, खौफजदा रहती थी, खासी हद तक वो खौफ और डर दूर हो चुका था, क्योंकि वो ऐसे वक्त में एंट्री देता था जब फरा बेगम या निम्रा घर में नहीं होती थी। उसकी माउनत करने वाली रशीदा थी, वही उसे घर के तमाम हालात से बाखबर रखती थी। रशीदा को रबीका से बहुत हमदर्दी और मोहब्बत थी। उमर की हौसलामंद बातों ने उसे हिम्मत दी थी, जो वो रबीका से मुतल्लिक हर बात उससे शेयर करने लगी थी, रबीका को बताए बगैर। आकिब आजकल कारोबारी उलझनों में उमर को बहुत कम वक्त दे पा रहा था। उमर कई बार निम्रा को एक नौजवान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर देख चुका था। फरा बेगम की मुनाफकत पसंद शख्सियत पर उसे एतमाद न था, इसलिए वो आकिब से बात करना चाह रहा था।
कि वो निम्रा की बेरा रवि का नोटिस ले। वो घर में होती तो उस पर दिलो जान निछावर कर देने को तैयार होती और बाहर उस लड़के के साथ इस तरह बेतकल्लुफ़ी से हाथों में हाथ डाले घूमती जैसे उससे बढ़कर कोई अजीज़ ना हो। आज उसने डिनर पर्ल में अपने असिस्टेंट के साथ किया और वहीं निम्रा को उस लड़के के साथ फिर देखा था। निम्रा उसे ना देख पाई थी। आकिब आज घर में मिल गया था मगर बहुत थका थका सा। उसने ऐसे में कुछ कहना मुनासिब न समझा। कुछ देर फरा बेगम के पास बैठकर अपने रूम में आ गया। सेल फोन से घर पर बात की, फिर कपड़े बदलकर बाहर रेलिंग के पास खड़ा हो गया। बेसाख्ता निगाह मामूल के मुताबिक बरगद के दरख्त की जानिब उठी, फिर नाकाम लौट आई। वो वहाँ नहीं थी। उस रात के बाद से वो फिर वहाँ नजर नहीं आई थी, मगर उसकी निगाहें बेइरादा उस जानिब उठती थीं। उसके अंदर बेकल्ली सी फैलने लगी। रबीका का तस्वुर हम्मा वक्त उस पर हावी रहने लगा था। न मालूम ये जज्बा हमदर्दी था या, मगर वो खुद को उसके तस्वुर से आज़ाद नहीं कर पाता था और उसकी ये दीवानगी रबीका से छुपी न रह सकी थी। यही वजह थी कि वो उसके साथ रवैया बहुत सख्त और खुरदरा रखती थी, मगर उस पर कोई असर न था। उसकी सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए वो कंप्यूटर ओपन करके बैठ गया। काफ़ी देर काम करता रहा, फिर चाय की तलब हुई तो सोचा रशीदा से कहे, मगर याद आया आज वो छुट्टी पर थी। वो खुद उठकर किचन की तरफ आ गया। किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट भी रोशन थी। वो अंदर गया तो रबीका उसे इस वक्त देखकर बौखलाई, फिर तेज़ी से अपने आगे रखी प्लेट को दोनों हाथों से ढांप दिया। उमर की उकाबी निगाहें प्लेट में पड़ी पतली दाल देख चुकी थीं। रबीका के झुके हुए चेहरे पर फैलती नदामत और खौफ कम मायगी का एहसास उसे भी उस लम्हे बुरी तरह नादिम कर गया। रबीका की बेबसी और लाचारी को उस समय उसने पूरी तरह महसूस किया था। दोनों के दरमियान कुछ लम्हे तकल्लुफ़ ज़दा खामोशी रही, जिसको रबीका की आवाज़ ने तोड़ा। ठंडे पानी का कूलर यहाँ रखा है। वो खौफ पर काबू पाकर पुरएतमाद लहजे में गोया हुई। साथ उसने आहिस्तगी से प्लेट आगे सरका दी और उठ खड़ी हुई। उमर की निगाहें प्लेट में तैरती दाल और बासी रोटी पर थीं। इस 4 कुर्सियों वाली छोटी सी टेबल पर सिर्फ एक दाल की प्लेट और रोटी रखी थी। उसकी निगाहों में अनवाओ इकसाम से भरी डाइनिंग टेबल घूम गई, जो तीनों टाइम उसके आगे सजाई जाती थी और खाना बचता था। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप खाना खाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, बस ऐसे ही बैठ गई थी। उमर ने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। वो सख्त हैरान हुआ, मगर फिर फ़ौरन ही उसके जहन में रशीदा की बात गूंजने लगी, जो वो बता चुकी थी कि बेगम साहिबा रात को बचा हुआ खाना अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवा कर ताला लगा देती हैं ताकि दोपहर को वही खाना इस्तेमाल हो, क्योंकि उमर और आकिब लंच अमूमन बाहर ही करते थे। घर के मुलाजमों के लिए दाल या सब्ज़ी बनती थी। वो आज देख चुका था। पानी लेकर वो रुका नहीं, सीधा किचन से निकलता चला गया। दूसरे दिन रात को उसने खाना नहीं खाया और ऐन उस वक्त किचन में पहुंच गया जब रबीका खाने के लिए बैठी ही थी, क्योंकि वो किचन के तमाम कामों से फारिग होने के बाद खाना खाती थी। इस वक्त फिर उमर को देखकर वो हैरान हुई। वो इत्मीनान से उसके सामने वाली कुर्सी घसीटकर बैठते हुए संजीदगी से बोला, ये मुझे कल मालूम हुआ कि अच्छा माल आप तन्हा खाती हैं, हमें ऐसा वैसा खिलाती हैं, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि खाना आपके साथ खाया करूँगा। वो उसके सामने रखी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर अपने आगे रखे हुए बोला। प्लेट में आलू बैंगन का सालन था, जो वो बड़ी रग़बत से खाता था। आप भी खाएं ना, ऐसे क्यों बैठी हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों मुझे ज़लील ख्वार करवाने के जुनून में मुब्तला हैं? मेरी ज़िंदगी मुझ पर पहले ही बोझ है, इस बोझ को मज़ीद बढ़ा रहे हैं आप। वो शिद्दत से रो पड़ी। उमर खाना भूलकर परेशानी से उसे देखने लगा, जो रोए जा रही थी। प्लीज़ प्लीज़ रोए मत, मेरा इरादा आपको रुलाने का नहीं था। आप जाएं यहाँ से, वो रोते हुए बोली। आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप मेरा पीछा छोड़ दें, मैं आपको समझना नहीं चाहती। ये ज़िंदगी नहीं कहलाती जो आप गुजार रही हैं। इज़्ज़त और नफ्स खुददारी का गला घोंट कर आप खुद को ज़िंदा समझती हैं। उसने फिर उस पत्थर में ज़रब लगाने की सही की। अगर चलती सांसों का नाम ज़िंदगी है तो मैं ज़िंदा हूँ, वरना दुनियावी एतबार से मैं उसी दिन मर गई थी जब साकिब इस दुनिया से चले गए थे। साकिब का जिक्र करते हुए दुख की नई बरसात उसकी आंखों में उमड़ आई। लोग मुझे मनहूस कहते हैं, मुझे नफ़रत और हकारत की निगाहों से देखते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है, जो हो चुका, जो हो रहा है,
اور جو ہوگا وہ سب کاتب تقدیر کا تحریر کردہ ہے۔ زندگی میں واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ جس نے مجھے چاہا وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ میرے ماں، باپ، چچا، استاد اور پھر ثاقب میری نحوست اور بدبختی کا شکار بنتے چلے گئے۔ ابھی آپ نے خود کہا یہ سب کاتب تقدیر کا لکھا ہوتا ہے۔ پھر پلیز، میں نہیں چاہتی کہ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی بات ہو۔ رابقہ اس کی بات قطع کر کے سر مہری سے گویا ہوئی۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور پلیز عمر صاحب اب جائیں یہاں سے۔ کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا جواز پیش کریں گے اس وقت یہاں اپنی موجودگی؟ اور شاید آپ کو تو کچھ نہ کہا جائے گا، مگر میرے لیے کوئی دوسری جائے پناہ نہ ہوگی۔